हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पर। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग जाने वाले हैं मेजर 7 हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में 100% मैच करने वाला है। ठीक है, तो आज के क्लासेस में हम लोग जानेंगे कि आखिर मेजर 7 हिस्ट्री के लिए आपको कौन से VBI प्रश्न पढ़ के जाना है, और यही VBI क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन से VBI क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है और कौन से क्वेश्चन मैंने करवाया है। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न मैंने करवाया है राजनीतिक विचारधारा के विकास का वर्णन करें। क्या करवाया है? राजनीतिक विचारधारा के विकास का वर्णन करें। उसी में अथवा में आपको पूछेगा कि राजनीतिक विचारधारा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकृति का वर्णन करें, है ना। तो ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको वही आंसर देना है जो मैंने बताया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न में मैंने यही क्वेश्चन बताया है आपको। ठीक है, पहला प्रश्न में आपको यही चीज़ का तैयारी करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके क्या उद्देश्य थे। प्रश्न आपको घुमा के भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने ये क्वेश्चन दूसरा में करवाया है। ठीक है, पहला में ये क्वेश्चन हो गया, ये दोनों क्वेश्चन, दूसरा में ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पढ़ना है भारतीय राजनीति में नरम एवं गरम दल की नीति और कार्य पद्धति की तुलना कीजिए। अथवा में आपको पूछेगा नरम दल और गरम दल की नीतियों की विवेचना करें, है ना। तो ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न में आपको ये देखने को मिलेगा, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तीसरा प्रश्न में आपको यही पढ़ना है ना। अब देखिए चौथा प्रश्न जो आपको पढ़ के जाना है वो इस प्रकार से पढ़ के जाना है कि बंगाल विभाजन के कारण और परिणाम की विवेचना करें। ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने करवाया है आपको। चौथा प्रश्न में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न आपका स्वदेशी आंदोलन के कारण और परिणाम, कि स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था, है ना, और इसका क्या परिणाम था उसके बारे में। तो पांचवा प्रश्न में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद छठे प्रश्न की बात करते हैं। तो छठा प्रश्न जो है ना आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारणों का वर्णन करें, कि आखिर क्रांतिकारी आंदोलन का उदय क्यों हुआ था। ठीक है, बस इतना ही प्रश्न मैंने उसमें करवाया है। मतलब जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, ये 2 घंटे का वीडियो मिलेगा, उसमें से यहीं तक आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं, मात्र 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद जो 3-4 क्वेश्चन बच जा रहे हैं, ठीक है, आपका कांग्रेस समझौता, गृह शासन आंदोलन और भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये तीनों क्वेश्चंस का वीडियो जो है आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, है ना। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो आपका इस प्रकार से था, राजनीतिक विचारधारा के विकास का वर्णन करें। तो आज का प्रश्न हमारा है राजनीतिक विचारधारा से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्या है कि राजनीतिक विचारधारा से आप क्या समझते हैं तथा इसके विकास एवं प्रकृति का वर्णन करें। प्रश्न क्या है कि राजनीतिक विचारधारा से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताइए, उसके साथ साथ इसकी विकास एवं प्रकृति क्या है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आ जाए दोस्तों, आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि आखिर राजनीतिक विचारधारा का मतलब क्या होता है। क्या समझेंगे कि आखिर राजनीतिक विचारधारा का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एकदम आसान शब्दों में बता देना चाहता हूं कि राजनीतिक विचारधारा जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ। कौन सा? तो राजनीतिक प्लस विचारधारा। क्या? राजनीतिक और विचारधारा, जिसमें से राजनीति का अर्थ होता है राज्य के नियम और कानून को जानना। क्या? राजनीति का मतलब राज्य के कानून और नियम को जानना, और विचारधारा का मतलब होता है सोच और समझ। मिस कह सकते हैं कि वैसी विचारधारा जिसके माध्यम से हम लोग राज्य को या तो समाज को चलाने का नियम सीख सके, ठीक है, उसके बारे में जान सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक विचारधारा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक विचारधारा कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे राजनीतिक विचारधारा का अर्थ। क्या लिखेंगे? राजनीतिक विचारधारा का अर्थ। और लिखेंगे कि राजनीतिक विचारधारा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। पहला राजनीति और दूसरा जो है विचारधारा, जिसमें से राजनीति का अर्थ होता है राज्य के नियम अथवा कानून, राज्य के नियम अथवा कानून, तथा विचारधारा का अर्थ है सोच या समझ।
विचारधारा का अर्थ क्या होता है? सोच या समझ। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, लिखा हुआ अर्थात राजनीति विचारधारा वह तरीका है जिससे हम यह समझते हैं कि राज्य अथवा समाज को कैसे चलाया जाए। क्या कहा गया? कि राजनीतिक विचारधारा एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम समझते हैं कि आखिर राज्य और समाज को जो है ना कैसे चलाया जाए। कहा गया कि यह जो है लोगों को यह सोचने में मदद करती है कि सरकार, समाज और कानून कैसे कार्य करे। क्या कह रहा है? कि यह एक ऐसा विचारधारा है जो लोगों को यह सोचने पे मजबूर करती है या तो मदद करती है कि आखिर सरकार को कैसे कार्य करना चाहिए, समाज को कैसे कार्य करना चाहिए तथा कानून जो है वो कैसे कार्य करे, और लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्य क्या होना चाहिए। ये बताता है लोगों को क्या कर्तव्य है, सरकार का क्या कर्तव्य है, समाज का क्या कर्तव्य है, और कानून जो है वो किस प्रकार से काम करना चाहिए। ये कौन बताता है? तो राजनीतिक विचारधारा। कौन बताता है? और राजनीतिक विचारधारा बताता है ना। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि आखिर राजनीतिक विचारधारा क्या है। अब देखिए यहां पे हम लोग जानेंगे राजनीतिक विचारधारा के परिभाषाएं को। क्या जानेंगे? कि राजनीतिक विचारधारा की क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मेजर 7 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो इसकी पूरी तैयारी दोस्तों मेरे चैनल पर करवाई गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके थ्रू से मेजर 7 की पूरी तैयारी आप कर सकते हो। उसके साथ साथ मेजर 8 की भी पूरी तैयारी मेरे चैनल पर करवाया जाएगा। तो देखिए यहां पे राजनीतिक विचारधारा की पहली परिभाषा लिखा हुआ है कि राजनीतिक विचारधारा किसी व्यक्ति, समूह या सामाजिक वर्ग के राजनीतिक सिद्धांतों और नीतियों से जुड़े मान्यताओं का समूह। क्या कह रहा है? कि राजनीतिक विचारधारा किसी व्यक्ति का, कोई समूह का, कोई सामाजिक वर्ग का एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जो उसके राजनीतिक नीतियों से जुड़े मान्यताओं का समूह होता है। ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि किस प्रकार उसके राज्य के नियम है, किस प्रकार से उसके राज्य के नीति है, ये हर चीज बताया जाता है ना। फिर दूसरा कह रहा है कि राजनीतिक विचारधारा का राजनीतिक विचारधारा वह सोच या मान्यता है जो यह तय करता है कि देश और समाज कैसे चलेंगे। क्या कह रहा है? कि राजनीतिक विचारधारा यह सोच और मान्यता होता है जो तय करता है कि आखिर देश और समाज कैसे चलेंगे। जैसे कि सत्ता का वितरण कैसा होना चाहिए, क्या सत्ता का बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, ये हर चीज के बारे में हम लोग को कौन बताता है? तो राजनीतिक विचारधारा। कौन बताता है? राजनीतिक विचारधारा बताता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन में इस प्रकार से प्रश्न उठा था कि बताइए कि राजनीतिक विचारधारा का विकास कैसे हुआ। क्या बताना है? कि राजनीतिक विचारधाराओं का विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताइए। तो कहा गया कि राजनीतिक विचारधारा मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ विकसित हुई। क्या कह रहा है? कि राजनीतिक विचारधारा जो है वो मानव समाज के साथ साथ, मीन्स मनुष्यों के सभ्यता के साथ साथ क्या हुआ? विकास हुआ, विकसित हुआ। जो इस प्रकार से है, तो पहला जो इसका विकास हुआ वो प्रारंभिक काल में। कब? प्रारंभिक काल में। कहा जाता है कि जब समाज में कोई लिखित नियम नहीं थे, मीन्स कह सकते हैं कि जब ये दुनिया का प्रारंभ हुआ उस समय क्या कोई समाज में लिखित दस्तावेज थे, लिखित नियम थे? नहीं, है ना। तो वही कह रहा है कि जब समाज में कोई लिखित नियम नहीं थे, लोग परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर शासन करते थे। उस समय लोग जो है ना परंपरा और प्रथाओं के आधार पर क्या करते थे? शासन करते थे। कहा गया कि शासक शक्तिशाली होते थे और धर्म व रीति रिवाजों का उपयोग शासन के औजार के रूप में किया जाता था। कह रहा है ना कि उस समय शासक जो है वहां पे सबसे शक्तिशाली होते थे और उस समय धर्म और रीति रिवाजों का उपयोग जो है ना वो शासन के औजारों के लिए, मैं कह सकता है कि शासन के लिए उपयोग किया जाता था, है ना। मैं सीधा कह सकता है कि प्रारंभिक काल में कोई लिखित नियम नहीं था। फिर दूसरा यहां पे आता है प्राचीन काल। क्या आता है? प्राचीन काल। कहा गया है कि ग्रीस और रोम जैसे प्राचीन सभ्यताओं में राजनीतिक सोच का विकास हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ग्रीस और रोम जैसे प्राचीन सभ्यताओं में क्या हुआ था? राजनीतिक सोच, मीन्स राजनीति के लिए जो है ना विचार उठने लगा था। जैसा कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात कही। प्लेटो ने क्या किया? आदर्श राज्य की बात कही। और अरस्तु ने राजनीति को प्रशासन के विज्ञान के रूप में देखा। और उस समय अरस्तु ने क्या किया? तो वहां के राजनीति को जो है ना प्रशासन के विज्ञान के रूप में देखा।
मीन्स यहां से कह सकते हैं कि राजनीति की विचारधाराओं का जन्म होना स्टार्ट हो गया। फिर तीसरा हमारा आता है मध्यकाल। क्या आता है? मध्यकाल। कहा जाता है कि इस दौर में धर्म का राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्या कह रहा है कि इस दौर में धर्म का क्या हुआ? राजनीति पर गहरा प्रभाव रहा और राजा को जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता था। उस समय राजा को जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता था और राजनीति धर्म आधारित रही। और वहां का जो राजनीति था वो किस पे आधारित था? तो धर्म पे आधारित था। कह रहा है कि इस काल में राजनीतिक अधिकार राजा और धार्मिक नेताओं के बीच बटे रहते थे। इस काल में जो राजनीतिक अधिकार था वो किसके बीच में था? तो राजाओं को मिलता था और धार्मिक नेता, धर्म के जो नेता थे उन लोगों के बीच में जो है राजनीतिक अधिकार बटे हुए थे, है ना। मीन्स लोगों को राजनीतिक अधिकार मिला नहीं था। उसके बाद हमारा आता है आधुनिक काल। क्या आता है? आधुनिक काल। कहा जाता है कि आधुनिक काल में पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के साथ राजनीतिक विचारधाराओं में बदलाव आया। क्या कह रहा है कि आधुनिक काल में पुनर्जागरण काल जब आया था और औद्योगिक क्रांति हुआ था तो इसके साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ? राजनीतिक विचारधाराओं में भी बदलाव आया। कह रहा है कि लोकतंत्र, समाजवाद, पूंजीवाद और राष्ट्रवाद जैसी विचारधाराएं उभरी। और यहाँ पे जो है ना लोकतंत्र, समाजवाद, पूंजीवाद और राष्ट्रवाद जैसे कई विचारधाराएं जो है उभर के सामने आई थी। कह रहा है इसी दौर में जो है ना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारधाराएं महत्वपूर्ण हुए। और इसी दौर में क्या हुआ था? स्वतंत्रता की विचारधारा, समानता की विचारधारा और बंधुत्व जैसे कई विचारधाराएं जो है ना वो महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई थी। कह रहा है कि वर्तमान में पर्यावरणवाद और वैश्वीकरण जैसी नई विचारधाराएं भी विकसित हो रही है। अभी जो है ना पर्यावरणवाद मीन्स कह सकते हैं इन्वायरमेंटल के लिए और वैश्वीकरण जैसी कई विचारधाराएं जो है ना वो धीरे धीरे विकसित होते जा रही है। तो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने राजनीतिक विचारधाराओं के विकास को देख लिया कि आखिर राजनीतिक विचारधारा का विकास कैसे हुआ। अब हमारा प्रश्न था कि राजनीतिक विचारधाराएं की प्रकृति को बताइए। क्या बताइए? राजनीतिक विचारधाराओं की प्रकृति को बताइए कि यह किस चीज पे आधारित था, है ना। तो कह रहा है कि राजनीतिक विचारधारा की प्रकृति को आसान शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है। तो इसका पहला प्रकृति क्या है? तो संगठित विचारों का समूह। क्या कह रहा है कि राजनीतिक विचारधारा जो है वो क्या है? संगठित विचारों का समूह। अब संगठित विचारों का समूह कैसे है? तो कह रहा है कि यह जो है विचारों और मान्यताओं का एक समूह है जो यह तय करता है कि समाज को कैसे चलाना चाहिए। क्या कह रहा है कि यह जो है विचारों और मान्यताओं का एक ऐसा समूह होता है जो तय करता है कि समाज को आखिर कैसे चलाना चाहिए। कह रहा है कि सरकार का स्वरूप कैसा हो और लोगों के अधिकार और कर्तव्य क्या हो, यह तय करता है कौन? राजनीतिक विचारधारा। तो यही इसका पहला प्रकृति है जो बताता है कि आखिर समाज को कैसे चलाना चाहिए, सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए और लोगों को क्या क्या अधिकार और क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए। ये कौन बताता है? तो राजनीतिक विचारधारा की प्रकृति बताता है। दूसरा इसका प्रकृति है समाज और राजनीति को समझने का तरीका। क्या है? समाज और राजनीति को समझने का तरीका। कह रहा है कि राजनीतिक विचारधारा समाज और राजनीति को देखने और समझने का एक खास नजरिया देती है। क्या कहा गया? कि राजनीतिक विचारधारा जो है वो क्या करता है? तो हमारे समाज को, राजनीति को समझने का और देखने का एक नजरिया है। जैसे कि लोकतंत्र, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि विचारधाराएं समाज को अलग अलग तरीके से क्या करती है? परिभाषित करती है। ठीक है। नेक्स्ट इसका तीसरा जो पॉइंट है, इस प्रकृति है, वो क्या है? आदर्शों और लक्ष्यों पर आधारित। यह जो राजनीतिक सिद्धांत था, ठीक है, राजनीतिक विचारधारा जो है वो किस पे आधारित है? तो आदर्शों और लक्ष्यों पे इसका कुछ लक्ष्य है। कह रहा है कि यह जो है यह तय करती है कि समाज का भविष्य कैसा होना चाहिए। मीन्स राजनीतिक विचारधारा यह तय करता है कि आखिर हमारा समाज जो है वो समाज का भविष्य कैसा होना चाहिए और इसे हासिल करने के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए। ये कौन तय करता है? तो राजनीतिक विचारधाराएं तय करती है। फिर चौथा हमारा है व्यवहार और नीति निर्माण में प्रभावी। क्या है? व्यवहार और नीति निर्माण में प्रभावी। कह रहा है कि राजनीतिक विचारधारा यह तय करती है कि सरकार की नीतियां कैसी होगी और सरकार में बदलाव कैसे आएगा। क्या कह रहा है कि राजनीतिक विचारधारा जो है वो ये तय करता है, ये बताता है कि सरकार की नीतियां कैसी होनी चाहिए और कैसी होगी
और समाज में बदलाव कैसे आएगा ये चीज के बारे में बताता है कौन? राजनीतिक विचारधारा। फिर पांचवा इसका जो पॉइंट है अर्थात प्रकृति है वो है परिवर्तनशील और लचीला। क्या है? परिवर्तनशील और लचीला। कह रहा है कि विचारधाराएं जो है वो समय, स्थान और समाज के अनुसार बदलती रहती है। कह रहा है ना कि विचारधाराएं जो है ना वो हमेशा बदलती रहती है, समय के अनुसार बदलती है, स्थान के अनुसार बदलती है। जब समय बदल जाता है तो विचारधारा भी बदल जाता है, जब स्थान बदलता है तो विचारधारा बदल जाता है, और जब समाज बदलता है तब भी विचारधारा जो है वो बदलती रहती है ना। तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को कंप्लीटली जान गया। ठीक है, अब लास्ट में बारी आता है निष्कर्ष का। किसका? निष्कर्ष का। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेजर 7 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो इसकी पूरी तैयारी दोस्तों मेरे चैनल पे करवाई गई है। अगर आप लोग इसकी पूरी तैयारी नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग मेजर 7 की पूरी तैयारी कर सकते हो। उसके साथ साथ मैंने मेजर 6 हिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी का एक वीडियो बनाया था जो 3 घंटा का था। 3 घंटा में आप पूरा मेजर 6 कंप्लीट कर सकते हो। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं मेजर 7 का भी 3 घंटे का वीडियो बना दूंगा, जिसके बाद आप मात्र 3 घंटे में पूरा मेजर 7 कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद मेजर 8 का भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, और जो भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं सबकी तैयारी आपको मेरे चैनल पे करवाई जाएगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो देखिए इसके निष्कर्ष की बात करते हैं तो लिख सकते हैं कि राजनीतिक विचारधारा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि समाज और देश कैसे बेहतर हो सकता है। क्या कह रहा है कि राजनीतिक विचारधारा एक ऐसा प्रक्रिया होता है दोस्तों जो हमको यह समझाता है कि आखिर हमारा समाज और देश जो है वो कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे विकास कर सकता है। यह विचारधाराएं ही हमारे राजनीतिक और सामाजिक फैसलों का आधार होती है। यह क्या कह रहा है कि यही विचारधारा है जो हमारे राजनीतिक और सामाजिक फैसलों का क्या होती है? आधार होती है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये प्रश्न आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा, और अगर यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, पर दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि आपका कारण बताइए कि किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, क्यों हुआ इनका जन्म, है ना। तो इसमें से हम लोग 3 चीजें पे क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। 3 चीजों को हम लोग इसमें से बेटर तरीके से समझेंगे। क्या? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है। आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका जब स्थापना किया गया, जन्म हुआ, तब क्यों हुआ, क्या उद्देश्य था इसका। ठीक है। फिर दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसका स्थापना कब हुआ और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास, की इसका इतिहास क्या रहा, कि कैसे इसका स्थापना हुआ और क्यों हुआ इसका स्थापना। आखिर कुछ तो स्थापना हुआ होगा ना, जैसे पैसा का निर्माण हुआ। ठीक है, पैसा बनाया गया, क्यों, इसका कुछ तो रीजन है ना। इसलिए यहां बताया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनाया गया, ठीक है, उसका क्या रीजन है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बेटर तरीके से समझेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है क्या। आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है क्या। ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग भारत के आबादी की बात करें तो अभी मतलब पूरा देश की आबादी, पूरा दुनिया की आबादी की बात करें तो अभी जो है ना भारत नंबर 1 पे है। ये आप लोग सब जानते होंगे, है ना, कि भारत क्या है अभी जनसंख्या के मामले में, आबादी के मामले में नंबर 1 पे है। ठीक है। जैसे कि देखिए बताया गया है दुनिया की सबसे विशाल आबादी वाला देश अपनी विविधता, संस्कृति, इतिहास एवं राजनीति के कारण पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ भारत में विभिन्न राजनीतिक दल मौजूद है जिनकी अपनी अपनी विचारधारा है। वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें से सबसे पुराना दल कौन सा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। ठीक है। मतलब ये बताया गया है कि अगर हम लोग पूरा दुनिया की बात करें, पूरा दुनिया में भारत ही एक ऐसा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां पे कई राजनीतिक दल क्या है, मौजूद हैं। ठीक है। और जहां पे इसके संस्कृति के लिए, इसके इतिहास के लिए, इसके राजनीति के लिए जो ना ये पूरा दुनिया में क्या है, विकसित है, विख्यात है ना। ये चीज हम लोग जानते हैं। ठीक है। और ये यहाँ पे जो है ना जितना भी दल बनाया हुआ, जितना भी पार्टी है, उसमें सबसे ज्यादा पुराना पार्टी कौन सा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये सबसे पुराना पार्टी है।
ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, कि आखिर ये उठ के आ कैसे गया, है ना, कि क्यों इसका निर्माण किया गया। ठीक है, और कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ। ठीक है, देखिए बताया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों द्वारा 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई थी। बता क्या गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है ना वो कब किया गया, तो मतलब कब किया गया, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, और किसके प्रतिनिधित्व में किया गया था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में किया गया था। ठीक है, और उस समय मात्र वहां पे 72 प्रतिनिधि थे। कितने, 72 प्रतिनिधि थे। ठीक है, इसके स्थापना किसने किया था, इसके संस्थापक एवो ह्यूम थे। कौन थे, एवो ह्यूम। ठीक है, बताया जाता है कि उस वक्त प्रथम अध्यक्ष की कमान व्योमेश चंद्र बनर्जी के हाथों में थी। अध्यक्ष जो बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था वो कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, इस तरह कांग्रेस पार्टी में कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई, जिसको नेहरू और शास्त्री युग, इंदिरा युग, राजीव युग और राव युग एवं आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब इस तरह बताया गया है कि कांग्रेस के पार्टी में कई बड़े बड़े हस्तियां जो है इसमें शामिल हुए, जिसमें से आपका नेहरू युग, शास्त्री युग कहा जाता है, इंदिरा युग कहा जाता है। मतलब इनका कार्यकाल बताया गया कि ये कांग्रेस के पार्टी में रह करके यहाँ पे क्या किए थे, राज किए थे। ठीक है, उसके साथ साथ आधुनिक युग के नाम से जाना था, जो अभी भी कांग्रेस के पार्टी चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें नेहरू गांधी परिवार ने सबसे अधिक समय तक इस पार्टी का नेतृत्व किया। ठीक है, लेकिन यह कहा गया है, ठीक है, कि कांग्रेस पार्टी में जो ना नेहरू और गांधी के परिवार ने क्या किया, सबसे ज्यादा अहम योगदान दिया है। सबसे ज्यादा समय उन लोगों ने ही बिताया। किसके परिवार ने, गांधी और नेहरू के युग वाले परिवार ने। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए कि इसका इतिहास कैसे रहा, कि कौन कौन इसका स्थापना किए। आपको पूछा जाएगा कि इसका स्थापना किसने किया, तो किसने किया, एवो ह्यूम ने। ठीक है, इसका स्थापना कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में। ठीक है, और कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं इसके आगे बताया गया है कि इतिहास में उल्लेखित है कि नेहरू गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व लगभग 4 दशकों तक किया। अब बताया है कि इतिहास में ये चीज दर्ज किया गया है। ठीक है, इतिहास में ये चीज बताया गया है कि गांधी और नेहरू के परिवार ने जो है ना कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो है लगभग 4 दशकों तक किया है। लगभग 4 दशकों तक किया है। इस दौरान 1999 में नेहरू परिवार से मोतीलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। इस दौरान क्या हुआ कि 1999 ईस्वी में नेहरू परिवार से जो है ना पहले कौन आए थे, मोतीलाल नेहरू आए थे। ठीक है, और ये कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू को 1929 में पार्टी का बागडोर संभाला। उसके बाद कौन आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए। ठीक है, उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने इसका बागडोर संभाला। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने, उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने, फिर उनके बेटे जो है राहुल गांधी के बीच जो है पार्टी की अध्यक्षता सबसे ज्यादा समय तक चल रही है। ठीक है, और अभी भी राहुल गांधी हैं। ठीक है, इस तरह गांधी परिवार की हर पीढ़ी ने क्या किया, कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी उनके पास रही थी। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं ना कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है क्या, इसका निर्माण आखिर क्यों हुआ था। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था। ठीक है, देखिए बताया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे बोलचाल की भाषा में कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग सब जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है ना, इसको बोलचाल की भाषा में कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, जिनका चिन्ह क्या है, हाथ वाला जो चिन्ह था ना वो वाला। ठीक है, भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। कांग्रेस पार्टी जो है भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। ठीक है, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में से एक कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, अगर बात करें भारतीय राजनीतिक पार्टी का, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना जो है ना ब्रिटिश राज में हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, जिसमें भारत पे किसका राज था, ब्रिटिश शासकों का राज था। इसके संस्थापक एलन
ऑक्टेवियन ह्यूम थे। ठीक है, आपको बताया था इसका स्थापना कौन किया था? एवो ह्यूम ने किया था। ठीक है, जो एक ब्रिटिश कालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी एवं राजनीतिक सुधार भी थे। ठीक है, जो कौन थे? ब्रिटिश कालीन भारत में सिविल सेवा और अधिकारी एवं राजनीतिक सुधारवादी वो व्यक्ति थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है क्या। उसके आगे बताया गया है कि 1885 में स्थापित यह पार्टी ब्रिटिश शासनकाल का पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था। अगर बात करें ये जो पार्टी का स्थापना हुआ 1885 ईस्वी में, ठीक है, ये ब्रिटिश शासनकाल का पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था। ये आंदोलन के लिए स्टार्ट हुआ था ताकि भारत में जितने भी दल हैं, जैसा भेदभाव किया जाता है, सबको खत्म किया जाए, है ना। बताया जाता है कि जो बाद में यानी 1947 में स्वतंत्रता के बाद एक लोकप्रिय पार्टी के रूप में उभरा, जिसका मकसद विभिन्न विचारधाराओं, अलग अलग भाषाओं और विभिन्न मतों के लोगों के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना था। ठीक है, देखिए पहले क्या था कि इसका स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, लेकिन जैसे ही भारत का आज़ाद हुआ, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, भारत की आज़ादी के बाद जो है ना, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है लोगों के मनपसंद पार्टी के रूप में उभर करके सामने आया। और इसने क्या चाहा, इसका मकसद क्या था? तो इसका मकसद यही था कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, जिसका विचारधारा अलग है, जिसके भाषाएं अलग है, ठीक है, जिसके मत अलग अलग है, ठीक है, उसको एक साथ किया जाए, उसको एकता में बांधा जाए, ताकि हमारा देश का जो है ना विस्तार हो, हमारा देश विकास के रास्ते पे चल सके। ठीक है, तो यहां तक हम लोग जान गए कि क्यों आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ और ये है क्या। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर लास्ट आपका क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उद्देश्य, कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका स्थापना क्यों किया गया, है ना। कुछ तो उद्देश्य रहा होगा ना, तो इसका क्या उद्देश्य था, ठीक है, तो वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए बताया जाता है कि कांग्रेस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ साथ आना होता है। ठीक है, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है ना लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? साथ आना। जिसका अर्थ क्या होता है? साथ आना। ठीक है, स्कॉटलैंड के निवासी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने सिर्फ 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ उनके मदद से कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, कि मात्र 72 प्रतिनिधियों के साथ में एवो ह्यूम ने क्या किया था? इसका गठन किया था। ठीक है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और वकीलों की समूह भी शामिल था, जिसमें से कोई पत्रकार भी थे, ठीक है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और उसके साथ साथ कुछ वकील भी थे, है ना। कहा जाता है कि एवो ह्यूम ने इस पार्टी की स्थापना जिन मुख्य लक्षणों को ध्यान में रखकर किया था उनमें से सबसे प्रमुख था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष के लिए सुरक्षा व्यवस्थित करना। देखिए बताया जाता है कि एवो ह्यूम के बारे में बताया जाता है कि इस पार्टी का स्थापना इसलिए किया गया था क्योंकि भारत में ब्रिटिश लोगों के प्रति जो असंतोष बढ़ रहा था, भारत के लोगों का जो असंतोष बढ़ रहा था, ठीक है, उसके प्रति इसका स्थापना करना, ठीक है, और उसको जड़ सहित क्या करना? उखाड़ करके फेंकना, इसलिए इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, इसी तरह के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसी तरह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर उद्देश्यों की बात करें तो उसका उद्देश्य जो था ना निम्नलिखित है। उद्देश्य क्या क्या है? अब देखिए बताया गया है कि इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य है कि सभी भारतीयों को उचित शिक्षा प्रदान कर भारत सरकार में अधिक हिस्सेदारी हासिल करना। देखिए इसका पहला उद्देश्य था कि जितने भी भारतीय हैं उनको उचित शिक्षा प्रदान किया जाए। ठीक है, उसके साथ साथ भारत सरकार में अधिक हिस्सेदारी हासिल करना। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है कि जितना भी हकदार हैं लोग, ठीक है, उनके हक के अनुसार से उनको हर चीज मिलना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा है देश के भीतर धर्म वंश संबंधी विवादों को खत्म कर राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहन देना। इसका दूसरा उद्देश्य क्या था? तो दूसरा उद्देश्य यही था कि देश के भीतर जितने भी धर्म के आधार पे भेदभाव है, वंश के आधार पे भेदभाव है, ठीक है, सारे विवादों को खत्म करना। ठीक है, सारे विवादों को जड़ से खत्म करके सबको एक साथ एक सूत्र में बांधना, एकता के सूत्र में बांधना। ठीक है,
तीसरा इसका क्या कारण था, तीसरा उद्देश्य क्या था? तो इस तीसरा उद्देश्य की अगर बात करें, तीसरा उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि आने वाले समय में भारतवासी के जन कल्याण के लिए किस दिशा में किस आधार पर कार्य किया जाए। ठीक है, इसका निर्माण जो है ना इसलिए किया गया था क्योंकि भारत आज़ाद होने वाला था। ठीक है, और भारत की आज़ादी के बाद लोगों का किस प्रकार से कार्य रहेगा, ठीक है, वो किस प्रकार से अपने विकास के कदम पे जाएंगे, वो चीज सोच करके इसका निर्माण किया गया था। अब चौथा कारण क्या है कि सभी भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना। ठीक है, इसका चौथा कारण था कि सभी भारतीय, जितने भी भारतीय हैं, सबको जो ना राजनीतिक शिक्षा देना। ठीक है, राजनीतिक का शिक्षा देना यह महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है, फिर आगे पांचवा उसका कारण है कि एक समान आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के लिए देशवासियों को एकजुट करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर भारत में कोई विद्रोह हुआ, ठीक है, अगर किसी के प्रति हमको ब्रिटिश के लिए विद्रोह करना पड़ा तो उसको ऐसा बनाना ताकि सारे भारतीय मिल करके एकजुट हों। ठीक है, और उन पे भारी पड़े, किन पे? ब्रिटिशियों पे क्या पड़े? भारी पड़े। ठीक है, तो सब लोग एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे तब तो। ठीक है, तो इसलिए जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। फिर आगे बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य भारत के लोगों की भलाई और उन्नति करना था। ठीक है, इनका उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य क्या था कि भारत के लोगों का भलाई और उन्नति करना, कि भारत में जितने लोग हैं उनका क्या करना? भलाई करना और उन्नति करना। ठीक है, उसके साथ साथ भारत में शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से संसदीय लोकतंत्र पर आधारित एक समाजवादी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, उसके साथ साथ भारत में जितने भी शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से संसदीय लोकतंत्र पर क्या करना? आधारित है समाजवादी राज्य का स्थापना करना। ठीक है, समाजवाद जिसमें से लोगों का अधिकार हो, है ना, जिसमें अवसर और राजनीतिक समानता हो। ठीक है, जिसमें से सब लोग क्या हो? एक समान हो। ठीक है, और आर्थिक और सामाजिक अधिकार, और जिसका उद्देश्य विश्व शांति और संगति हो। ठीक है, मतलब बताया गया है कि ऐसे समाज का स्थापना करना, ऐसे संस्था का स्थापना करना जिसके कारण देश में क्या हो? शांति हो, देश के लोग क्या हो? एकता हो। ठीक है, सभी में जो है ना एकता का भावना होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा क्योंकि ये इजी लैंग्वेज में आपको बताया गया था। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो 100% आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि भारतीय राजनीति में गरम दल एवं नरम दल की नीति और कार्य पद्धति की तुलना कीजिए। प्रश्न क्या है कि भारतीय राजनीति में नरम दल एवं गरम दल की नीति और कार्य पद्धति की तुलना कीजिए, अथवा मैं आपको पूछ सकता है नरम दल और गरम दल कि नीतियों की विवेचना कीजिए। मैं सीधा तरीके से कहें तो यहाँ पे पूछा गया है कि नरम दल और गरम दल की क्या क्या नीति है वो बताइए और क्या क्या कार्य है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो दोस्तों एकदम आसान से शब्दों में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर बात यहाँ पे किया जाए नरम दल और गरम दल का, किसका? नरम दल और गरम दल का, तो ये बातें उस समय की है जब हमारे भारत को आजाद करने के लिए हमारे देश के लोग जागरूक हुए थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा भारत अंग्रेजों के गुलाम था और अंग्रेजों ने हम पे इतना अत्याचार किया कि यहाँ के लोगों को लगने लगा कि नहीं, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इनका विरोध करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। उसी समय क्या हुआ? हमारे भारत के लोग दो गुटों में बंट गए। हमारे देश के लोग जो है ना दो भागों में बंट गए। कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, हम लोगों को आजादी मिलेगा, लेकिन कैसे? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आजादी प्राप्त करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हम लोगों को ऐसे आजादी नहीं मिलेगा जब तक हम लोग इसको कूटेंगे नहीं। किसको? अंग्रेजों को कूटेंगे नहीं, जब तक इनसे युद्ध नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को आजादी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो शांतिपूर्ण तरीके से आजादी प्राप्त करना चाहते थे उसको नरम दल कहते हैं, और जो युद्ध करके आजादी हासिल करना चाहते थे उसको गरम दल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आंसर से और लिखेंगे इस प्रकार से कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम इस आजादी के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो प्रमुख विचारधारा समूह बने, मींस दो गुट बना। ठीक है, जिन्हें नरम दल और गरम दल कहा गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि नरम दल और गरम दल दोनों ही भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे। क्या कह रहा है कि नरम दल और गरम दल दोनों ही जो है ना भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे, लेकिन
उनकी सोच और काम करने के तरीके अलग अलग थे। किनका? नरम दल का और गरम दल का कार्य करने का तरीका और सोच जो था ना, वो दोनों का अलग अलग था। अब कैसे सोच अलग था, कैसे कार्य अलग था, वो हर चीज हम लोग समझेंगे विस्तार से। ठीक है, देखिए यहां कह रहा है कि नरम दल का विश्वास था कि धीरे धीरे सुधार के जरिए स्वतंत्रता पाई जा सकती है। नरम दल का क्या विश्वास था कि धीरे धीरे सुधार करेंगे, ठीक है, मतलब धीरे धीरे सुधार के जरिए जो है ना हम लोग आजादी प्राप्त कर सकते हैं। जबकि गरम दल का मानना था कि बिना संघर्ष किए, मतलब बिना लड़ाई और बिना बलिदान के स्वतंत्रता संभव नहीं है। ये कौन कहते थे? तो गरम दल के लोग कहते थे। अब देखिए यहां पे प्रश्न उठता है कि चलिए ठीक है, यहां तक हम लोगों ने समझा कि गरम दल और नरम दल क्या था, लेकिन अब यहां पे विस्तार तरीके से हम लोग समझेंगे कि आखिर नरम दल किसे कहते हैं। तो कहा जाता है कि नरम दल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन नेताओं का समूह था जो अंग्रेजों से शांतिपूर्ण तथा कानूनी तरीके से आजादी मांगना चाहते थे। क्या कहा गया कि नरम दल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन नेताओं को कहा जाता है जो अंग्रेजों से शांतिपूर्ण तरीके से तथा कानूनी तरीके से, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि एकदम शांतिपूर्ण तरीके से क्या हो जाए, हम लोगों को आजादी मिल जाए। और वो भीख मांग रहे थे, किसको? अंग्रेजों को। इसी को हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं? नरम दल के नाम से जानते हैं। अब देखिए इनका मुख्य विचार क्या था, मींस नरम दल के लोगों का मुख्य विचार की अगर बात करें तो मुख्य विचार क्या क्या था। तो कहा गया कि ये नेता मानते थे कि भारतीयों को अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि ये नेताओं का मानना था कि हम भारतीयों को जो है ना अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए, जबकि अंग्रेज हम पे अत्याचार कर रहे हैं, है ना। फिर भी इनका मानना था कि भारतीयों को जो है अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहिए, ताकि वे मानते थे कि ब्रिटिश सरकार से बातचीत के जरिए हम भारत को आजाद करवा सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि उनका यह भी मानना था कि हम ब्रिटिश सरकार से बातचीत के जरिए, अगर हम लोग ब्रिटिश सरकार से बातचीत करेंगे तो वो क्या कर देगा, हमारे भारत को आजाद कर देगा, है ना। ऐसा होगा क्या? नहीं। अब देखिए इनका कहना था, उनका मानना था कि भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करना चाहिए। किनका? तो जो नरम दल के लोग थे उनका कहना था कि भारतीयों को जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करना चाहिए, बल्कि याचिकाओं, प्रार्थनाओं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहिए। ये सीधा कहते थे कि बाबू अगर आजादी प्राप्त करना है तो अंग्रेजों से लड़ना झगड़ना नहीं है, आराम से जाइए, उनका पैर पकड़िए, है ना, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से क्या करिए, आप आजादी प्राप्त कर सकते हो। ये किसका कहना था? तो नरम दल वाले लोगों का कहना था। अब कह रहा है कि नरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे। नरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो नरम दल के प्रमुख नेता की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। ठीक है, ये चार और कुछ और नेताएं थे जिसका वर्णन यहां पे नहीं किया गया। ठीक है, इन्होंने जो है ना नरम दल का नेतृत्व किया। ठीक है, इनका मानना था कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना है, लड़ाई लड़ना है, मीन्स आजादी प्राप्त करना है। ठीक है, ये कहते थे कि बेटा शांति के राह पे चलो, किसके जैसा? महात्मा गांधी के जैसा। ठीक है, शांति के राह पे चलो, हम लोग को अहिंसा के रास्ते पे चलना है, हिंसा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जबकि अगर बात आ जाए गरम दल का, किसका? गरम दल का, तो इसका नाम ही है गरम दल। गरम मतलब समय तुरंत गर्म हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हुआ मार देंगे तुमको, ठीक है, तुरंत गर्म हो जाता है। वही यहां पे कह रहा है कि गरम दल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन नेताओं का समूह था जो मानते थे कि भारत की आजादी के लिए अगर हमें हिंसा का सहारा लेना पड़े अथवा युद्ध करना पड़े तो भी हम तैयार हैं। क्या कह रहा है कि गरम दल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन नेताओं का समूह था जो कहते थे, जो मानते थे कि भारत की लड़ाई, भारत की आजादी के लिए अगर हमें हिंसा करना पड़े, मीन्स अगर युद्ध करना पड़े, लड़ाई करना पड़े, फिर भी हम तैयार हैं, हम मरने मिटने के लिए भी तैयार हैं। कौन कहते थे? गरम दल के लोग कहते थे, है ना। इनका देखिए मुख्य विचार क्या था। इनका मुख्य विचार था इस दल की उत्पत्ति तब हुई जब नरम दल कमजोर पड़ने लगा। ठीक है, ये दल तब बनाना जब नरम दल कमजोर पड़ने लगा। कहने का अर्थ यह है कि जब भारतीय लोगों को लगने लगा कि नरम दल से कुछ हो पाएगा नहीं, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था, ठीक है, भीख मांग रहा था अंग्रेजों के सामने, तब यहाँ के लोगों को लगा, गरम दल के लोगों को लगा कि ना, इससे कुछ हो पाएगा नहीं, है ना। तब गरम दल का उत्पत्ति हुआ। कह रहा गरम दल के लोगों का मानना था कि अंग्रेज गिरगिट के जैसे हैं,
गरम दल के लोग मानते थे कि अंग्रेज जो है किसके जैसे हैं, गिरगिट के जैसे है, ठीक है, वो कभी भी अपना रंग बदल सकते हैं। ये कौन मानते थे? तो गरम दल के लोग मानते थे, यार ये सच है ना। दूसरा कह रहा है कि उनका मानना था कि भारतीयों को ब्रिटिशों से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। देखिए वे मानते थे, ठीक है, वो कहते थे कि अगर भारतीयों को ब्रिटिशों से आजादी चाहिए, मीन्स अंग्रेजों से आजादी चाहिए, तो हमें संघर्ष करना ही होगा, ठीक है, लड़ाई करना ही होगा। उसी समय बाल गंगाधर तिलक का एक प्रसिद्ध नारा निकला था। नारा क्या था? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, कि हमें जो है ना अपना स्वराज चाहिए, अपना राज्य चाहिए, अपनी भारत चाहिए, ठीक है, और इसको हम आजाद करवा के रहेंगे तो रहेंगे। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब देखिए इसके आखिर प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो इसके प्रमुख नेताओं की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ठीक है, ये सब जो नेता थे वो गरम दल के नेता थे। इनका माइंड तुरंत सटक जाता था ना, अब तो मारेंगे तो मारेंगे, है ना। वो कहते थे कि ऐसे भारत आजाद नहीं हो पाएगा, जब तक अंग्रेजों को कूटा नहीं जाएगा तब तक ऐसे आजाद हो पाएगा नहीं, और भारत को आजादी वो लोग देंगे नहीं, ठीक है। तो यहां तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्लियरली समझ गए होंगे कि आखिर गरम दल किसको कहते हैं और नरम दल किसको कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि आखिर नरम दल के कार्य क्या हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे गरम दल के कार्य क्या हैं। तो कहा जाता है कि नरम दल की कार्य और नीतियों की अगर बात करें तो इनका पहला कार्य और नीतियां है ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास। नरम दल के लोग जो है ना ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास रखते थे कि ब्रिटिश सरकार बहुत अच्छी है ना, ये हमारी मदद करेगी, है ना। वही देखिए लिखा हुआ, नरम दल ने ब्रिटिश शासन को सुधारने योग्य माना और यह विश्वास किया कि अंग्रेज जो है भारत का कल्याण कर सकते हैं। वो मानते थे कि अंग्रेज क्या करेंगे? भारत का कल्याण करेंगे। भारत को खा रहा है वो लोग, सोने देख रहा है, क्या देख रहा था? कि भारत का कल्याण करेंगे। दूसरा सामाजिक सुधार, कह रहा है कि महिलाओं की स्थिति सुधारने, जातिगत भेदभाव मिटाने और शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया। इन्होंने एक बढ़िया कार्य किया, क्या? कि महिलाओं की स्थिति सुधारा, ठीक है, उस पर बल दिया, जातिगत जो भेदभाव हो रहे थे उसको मिटाया और शिक्षा का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। तीसरा कार्य था स्वदेशी और आर्थिक नीति। इन्होंने स्वदेशी अपनाया था। कह रहा है कि उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया, लेकिन इसे आक्रामक रूप से लागू नहीं किया। वो जो किसको जो करना है करो, नहीं करना है छोड़ दो, है ना, वैसे, ठीक है, स्वदेशी पूरे रूप से स्वदेशी नहीं अपनाया उन्होंने। चौथा इनका नीति था संवाद और संवैधानिकता पर बल। कह रहा है कि अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से उठाना उनकी प्राथमिकता था, ठीक है। अब देखिए वो जो अपने मांग उठाए थे अंग्रेजों के सामने, वो कैसे कर रहे थे? तो शांतिपूर्ण और संविधान के तहत, है ना, उस तरीके से अपना ये मांग उठा रहे थे। तो क्या अंग्रेज इनको फ्री करेगा, आजाद करेगा? नहीं करेगा भाई। अब इनका पांचवा जो नीति था वो था धर्मनिरपेक्षता और एकता। इन्होंने बढ़िया कार्य किया। कह रहा है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया? हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया और धार्मिक मुद्दों से बचने की नीति अपनाई। किसने? तो नरम दल के लोगों ने। तो ये जो था नरम दल का नीतियां और कार्य था। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि गरम दल के मुख्य नीति और कार्य क्या था। तो देखिए सबसे पहला इनका नीति था पूर्ण स्वराज की मांग। नहीं, हम लोग को थोड़ा सा नहीं, पूरा भारत आजाद चाहिए, है ना। ये कौन कहते थे? गरम दल के लोग, कि हमको पूरा भारत आजाद चाहिए तो चाहिए, यहां से तो लोग निकलो। वही कह रहा कि गरम दल के नेता ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते थे, ना कि केवल कुछ सुधारों की, है ना। इनका मानना था कि हम लोग को यहाँ पे सुधार नहीं चाहिए, यहां से निकलो तो लोग, ठीक है, ये पूरा भारत हमारा है ना, तू लोग को यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये कौन कहते थे? गरम दल के लोग कहते थे। अब देखिए दूसरा इनका नीति था आक्रामक तरीका। आक्रामक तरीका मतलब समझ रहे हैं? उन्होंने कहा है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन, बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का त्याग और ब्रिटिश शासक के खिलाफ आंदोलन अपनाने लगे, ठीक है, विरोध करने लगे। कौन? गरम दल के लोग। तीसरा कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ उग्र आंदोलन मतलब समझ रहे हैं? लड़ाई झगड़ा पे उतर गए वो लोग। वही कह रहा है कि इन नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र संघर्ष आवश्यक है। इन नेताओं का मानना था, वो कहते थे कि अगर ब्रिटिश शासन को यहां से हटाना है बाबू,
तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको जड़ सहित उखाड़ना पड़ेगा। और जड़ सहित उखाड़ने के लिए जो है ना, हम लोगों को एकत्रित होकर के क्या करना पड़ेगा, सशस्त्र विद्रोह करना पड़ेगा, मतलब हथियार उठाना पड़ेगा। फिर देखिए, अगर इसके विख्यात नेताओं की बात करें तो इसमें विख्यात नेता कौन कौन थे, तो कह रहा है कि इस दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और विवेकानंद थे। ठीक है, इसके विख्यात नेता। तो यहां दोस्तों हम लोगों ने नरम दल और गरम दल को पूरा कंप्लीटली जान गया। अब थोड़ा सा यहां पे बातें आती है, नरम दल और गरम दल के बीच में मतभेद हुआ था। मतभेद किस चीज का हुआ, तो कह रहा कार्य करने का तरीका, दोनों को कार्य करने का तरीका अलग था। मैंने आपको बताया कि नरम दल के लोग चाह रहे थे कि नहीं शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, गरम दल के लोग चाह रहे थे कि ना इससे तो छोड़ेंगे नहीं, पहले कूटेंगे उसको पकड़ के। वही कह रहा है कि नरम दल शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके अपनाते थे, जबकि गरम दल आक्रामक और प्रत्यक्ष कार्रवाई में विश्वास रखते थे। ये गरम दल के लोग कहते थे कि नहीं तुरंत आक्रमण करो, जो हो रहा देखा जाएगा बाद में, है ना। देखिए इनका लक्ष्य भी अलग अलग था। इनका लक्ष्य क्या था, कह रहा नरम दल प्रारंभिक सुधारों के जरिए स्वशासन चाहते थे, जबकि गरम दल सीधे सीधे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते थे। देखिए नरम दल कहते थे कि मुझे भारत में कुछ कुछ चीजों में सुधार चाहिए, लेकिन गरम दल का कहना था कि ना सुधार उधार कुछ नहीं, सीधा हमको क्या चाहिए, पूरा भारत चाहिए, तू लोग यहां से निकल जाओ। कौन कहते थे, गरम दल के लोग। ठीक है, देखिए तीसरा कह रहा है कि ब्रिटिश शासन पर विश्वास। ब्रिटिश शासन पर विश्वास मींस कह रहा है ना कि नरम दल के लोग जो है ना ब्रिटिश शासन पर विश्वास रखते थे। वही कह रहा है कि नरम दल को ब्रिटिश सरकार पर विश्वास था, लेकिन गरम दल को लगता था कि ना बाबू, ये लोग स्वतंत्रता केवल संघर्ष से ही मिल सकती है, जब तक लड़ाई नहीं करेगा तब तक आजादी मिलने वाला नहीं है। और उन लोग गिरगिट से भी तेज है ना, कब रंग बदल देगा कोई पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगर आप मेजर 7 की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो इसकी तैयारी पूरी करवाई गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैंने मेजर 6 हिस्ट्री की भी तैयारी करवाई है और मेजर 8 की भी तैयारी मेरे चैनल पे करवाई गई है। सारी तैयारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होगा दोस्तों तो मुझे कमेंट करिएगा और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, जो कि आपका क्वेश्चन इस प्रकार से होने वाला है, बंगाल विभाजन के कारण एवं प्रभावों का विवेचना करें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये जो क्वेश्चन आपका हर एग्जामिनेशन में जो है ना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं, चाहे ये सेमेस्टर्स का हो, ठीक है, चाहे वो 12th का हो, हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और अभी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन के क्या कारण थे, बंगाल विभाजन के क्या कारण थे और इसके क्या क्या प्रभाव पड़े, है ना। तो इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बंगाल विभाजन की बात करें, किसका, बंगाल विभाजन की बात करें, देखिए बताया गया आपको पहले भूमिका में लिखना है। ठीक है, कि आज हम लोग क्या जानेंगे, बंगाल विभाजन के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसके कर्ता धर्ता कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, मतलब जिसका प्रतिनिधित्व किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, इस विभाजन से अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों में हिंदू और मुस्लिमों को अलग करना था। ठीक है, इस विभाजन से अंग्रेजों का ये उद्देश्य था ना कि क्या किया जाए, भारतीयों में जो है ना हिंदू और मुस्लिम को अलग करना। ठीक है, मतलब भारत में हिंदू और मुस्लिम को अलग करना उसका उद्देश्य था। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करना। ठीक है, और उसका एक और उद्देश्य था कि जैसे कि मान लीजिए भारतीय जो थे स्वतंत्रता संग्राम की ओर बढ़ रहे थे, है ना, मतलब भारत की आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन लोगों का कहना था, उन लोगों का मानना था कि अगर हम हिंदू और मुसलमान को अभी अगर लड़ा देते हैं, एक दूसरे से लड़ा देते हैं, ठीक है, तो वे लोग क्या होंगे, स्वतंत्रता संग्राम से टूट जाएंगे, है ना। अब फिर वो लोग क्या करेंगे, आजादी के राह पे चलेंगे नहीं, और हम लोग ज्यादा दिन तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है लॉर्ड कर्जन क्या करता है, बंगाल विभाजन करता है। ठीक है, और इसको जोर भी देता है वो। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, बंगाल विभाजन के पृष्ठभूमि को समझते हैं कि आखिर इसका पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें बंगाल विभाजन के पृष्ठभूमि का, बताया जाता है कि लॉर्ड कर्जन भारत में 1899 ईस्वी में वायसराय के पद पर आए थे। लॉर्ड कर्जन कब आए थे भारत में, 1899 ईस्वी में वायसराय के पद पर आए थे और 1905 तक इस पद पर रहे थे। और कब तक रहे थे,
1905 तक इस पद पर रहे थे। ठीक है, मीन्स 1899 में आए थे और 1905 तक रहे थे, 6 साल के कार्यकाल। ठीक है, इस समय भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद जन्म ले रहा था। इस समय जो है ना भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद जन्म ले रहा था। क्यों, कैसे? क्योंकि इसके पहले 1857 की क्रांति हो चुकी थी, है ना। तो वहां के लोग जो है ना, भारतीय जो लोग है ना, वो स्वतंत्रता के प्रति जो था ना अग्रसर थे। ठीक है, विरोध कर रहे थे, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, है ना। और धीरे धीरे यह राष्ट्रवाद जो है भारत में बढ़ रहा था। ठीक है, और यह इस राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र उस समय बंगाल था। और इस राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र जो था ना उस समय कौन था? बंगाल था। ठीक है, अंग्रेजों को भारतीयों की बढ़ती राष्ट्रवाद का भावना का आभास हो गया और उनके लिए एक बड़े खतरे का संकेत था। इसलिए अंग्रेजों ने इस बढ़ती हुई विद्रोह का भावना को दबाने और रोकने के लिए योजना बनाई कि बंगाल के क्षेत्र को विभाजित कर दिया जाए। ठीक है, देखिए, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, और ये जो क्रांति जो था, आज़ादी का क्रांति जो था, बंगाल से उठ रहा था। ठीक है, तो अंग्रेज जब इसको देखे ना, तो अंग्रेजों को डर होने लगा कि कहीं ये क्रांति जो है ना भारत को आज़ादी की तरफ ना ले जाए। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, उन लोगों ने ये सोचा, ऐसा सोचा, और उन लोगों ने क्या किया, बंगाल विभाजन का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने लगे, क्योंकि वहां पे जो थे बंगाल में जो थे हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लॉर्ड कर्जन क्या करता है, दोनों के बीच में फूट डालने लगता है। ठीक है, जिसे हम क्या जानते हैं, बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बताया जाता है कि तब 1903 में अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। और उस समय जो है 1903 ईस्वी में जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। और उस समय बंगाल आज के वर्तमान बंगाल जितना छोटा नहीं था। और उस समय अगर बंगाल की बात करें तो अभी जितना बंगाल छोटा उतना छोटा नहीं था। ठीक है, उस समय यह बंगाल बहुत सारे क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ था, जैसे असम, ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र, ये सारे मिले हुए थे। और वो क्या कहलाता था, बंगाल कहलाता था। क्या कहलाता था, बंगाल कहलाता था। ठीक है, अब सोचिए वहां पे कितनी जनता रहती होगी, वहां पे कितनी जनता रहती होगी। ठीक है, सारे जनता को जो है ना ये लॉर्ड कर्जन क्या करता है, फूट डालो और राज करो की नीति से जो है ना भड़काना चालू कर देता है, मुसलमानों को, हिंदुओं को भड़काना चालू करता है। ठीक है, जिसके कारण वे जो है अपने पद से भटक जाते हैं। ठीक है, जो उनका कार्य क्या था, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे वो लोग। ठीक है, और वो अपने कार्य से भटक जाते हैं और बंगाल विभाजन की तरफ बढ़ जाते हैं, है ना। अब देखिए, अगर आखिर क्वेश्चन है एक कि अंग्रेज क्यों चाहते थे बंगाल का विभाजन, अंग्रेज क्यों चाहते थे बंगाल का विभाजन? तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि अंग्रेज क्यों बंगाल का विभाजन चाहते थे। क्योंकि वो जानते थे कि अगर लोग एकजुट होकर के रहेंगे, अगर इसी तरह से एकजुटता से कार्य करेंगे, एकता से कार्य करेंगे, ठीक है, तो बहुत जल्द हम लोग क्या हो जाएंगे, यहां से भाग जाएंगे। मतलब बहुत जल्द भारतीय जो है अंग्रेजों को हरा देंगे। ठीक है, और वे लोग क्या कर लेंगे, भारत को आजाद कर देंगे। ठीक है, इसलिए वो लोग जो चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो जाए, हिंदू मुस्लिम लड़ जाए, ठीक है, आपस में लड़ते रहे और ये स्वतंत्रता का जो संग्राम है वो खत्म हो जाए। ठीक है, देखिए बताया गया है इसमें अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति। ठीक है, इसमें जो ना अंग्रेजों ने क्या किया, बांटो और राज करो की नीति जो था हमने भी देखा था। ठीक है, क्योंकि जो पूर्वी बंगाल था उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग सर्वाधिक थे, जबकि पश्चिमी बंगाल में हिंदू समुदाय के लोग अधिक थे। ठीक है, मतलब पूर्वी बंगाल में मुसलमान ज्यादा थे और पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज्यादा थे। और इस विभाजन से अंग्रेज हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़वाकर खुद राज करना चाहते थे। ठीक है, और इस विभाजन से अंग्रेज क्या चाहता था कि हिंदू और मुसलमान जो लड़ जाए, ठीक है, और वो क्या करे, भारत पर राज करे। ठीक है, मतलब यही उसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था यही कि ये लोग जो है आपस में लड़ते रहे और हम क्या करें, भारत पर राज करते रहे। ठीक है, ये उसका उद्देश्य था। चलिए अब हम लोग जानते हैं ना कि आखिर भारत का जब विभाजन हुआ, बंगाल का जब विभाजन हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण था बंगाल का विभाजन। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था बंगाल का विभाजन का कारण वही था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन क्या करना चाहता था, ठीक है, कि अपनी नीति का, ठीक है, मतलब अपने संचालन करने के लिए वो क्या करना चाहता था, भारत के लोगों को जो ना फूट डालना चाहता था। ठीक है, ताकि दोनों लोग लड़ते रहे, ठीक है, और मैं यहाँ पर राज करता रहूं। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो है ना वो अलग अलग तरह का नीति अपनाता है। जैसे बताया जाता है वो अलग अलग तरह का प्रस्ताव रखता है।
लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजों के तरफ से बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को लेकर के जो बिंदु रखे वो इस प्रकार है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने जो है ना अंग्रेजों की तरफ से बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था कुछ, ठीक है, कि ये कारण है इसके कारण बंगाल विभाजन करना पड़ेगा, ठीक है। पहला कारण था अंग्रेजों का नीति। अंग्रेजों का नीति इसमें क्या था कि बंगाल में मुसलमान लोग अधिक थे, बताता है कि बंगाल में मुसलमान लोग अधिक थे तथा अंग्रेजों ने मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं तथा मुसलमानों में फूट डालने के लिए बंगाल विभाजन करना चाहा, ठीक है। अब जो है अंग्रेज क्या चाहने लगे कि बंगाल का विभाजन के लिए मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में फूट पैदा करने लगे, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को बहुमत स्थापित करके वहां पर हिंदुओं के प्रभाव को समाप्त करना चाहा, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ कि वहां पे जो है जितने भी हिंदू थे, मुसलमान थे, ठीक है, सब आपस में क्या हो गए, लड़ गए, ठीक है। पूर्व में मुसलमान और पश्चिम में जो थे कौन थे, हिंदू थे, वो आपस में लड़ गए, ठीक है। और वही वो चाहता था, ठीक है, और यही प्रस्ताव वो रखा था, ठीक है, कि लोग क्या करेंगे, आपस में लड़ जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी प्रस्ताव रखा था वो कि उस समय जो था ना बंगाल की जनसंख्या जो है 7.5 करोड़ था, ठीक है। वो प्रस्ताव रखा था, ऐसे बताया था, कारण है इस बंगाल के विभाजन का कि उस समय बंगाल का जनसंख्या जो था बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है। और बहुत ज्यादा होने के कारण जो है वहां पे शासन व्यवस्था चलाने में सक्षम नहीं था। ये वो ठगता है लोगों को, ठीक है, ऐसा बोल के ठगता है, ठीक है, ताकि बंगाल का विभाजन जो है उसका जो सोच था वो पूरा हो सके, है ना। और उस समय यह भारत की 1.4 जनसंख्या के बराबर थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा इतनी बड़ी आबादी को संभालना थोड़ा सा कठिन था, इसलिए बंगाल का विभाजन किया जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, वो ऐसा बताता है, बस ठगता है लोगों को, ठीक है, कि बंगाल में जो था जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो संभाल नहीं पा रहा, ऐसा वो ठग के बोलता है, ठीक है। उसके बाद पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में पूरे बंगाल को बांटने का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बनाया गया और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता को बनाया गया, ठीक है। और देखिए ये प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, कि पूर्वी बंगाल का जो राजधानी है वो क्या रहेगा, ढाका रहेगा, ठीक है, और पश्चिमी बंगाल की राजधानी जो है वो कोलकाता रहेगा। मीन्स अगर उसके कारण की बात करें तो कारण बस इतना था, ठीक है, वो प्रस्ताव रखा था ऐसा कि ऐसा उसका कारण दिखा रहा था, वो अंग्रेज जो है लॉर्ड कर्जन जो है ऐसा कारण दिखा रहा था, ठीक है, कि यहाँ का जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ का क्या है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और यहाँ के जनसंख्या को संभालना जो है मुश्किल होता है, यहाँ के कार्यकाल को संभालना जो है मुश्किल होता है, इसलिए बंगाल का विभाजन क्या है, जरूरी है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ तक तो था कि वो प्रस्ताव रखा था, ठीक है, कि बंगाल का विभाजन किया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जो है ना लोग क्या करने लगे, इसके प्रति विभाजन के लेकर के विरोध करने लगे, ठीक है, कि बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे, बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे, ठीक है। इस प्रकार से लोगों ने क्या किया, विरोध किया, ठीक है। जैसे कि देखिए बताया जाता है कि दिसंबर 1903 में जैसे ही भारतीय नेताओं ने बंगाल के विभाजन की सूचना मिली, क्या हुआ, दिसंबर 1903 में जैसे ही भारतीय नेताओं को बंगाल के विभाजन का सूचना मिला, ठीक है, वैसे तुरंत उन्होंने क्या किया, पूरे बंगाल में अंग्रेजों के इस प्रस्ताव के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया, ठीक है। और उन लोगों ने क्या क्या विरोध किया, ठीक है, कैसा कैसा विरोध किया वो सारे नीचे दिए हुए, ठीक है। जैसे कि देखिए उन्होंने क्या किया, शुभ दिवस मनाना चालू कर दिया, मतलब शोक दिवस, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ जो है शोक दिवस मनाना चालू कर दिया, 16 अक्टूबर का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया, ठीक है। फिर देखिए दूसरा में उन लोगों ने मनाया, विरोध कर रहे थे, ये विरोध कर रहे थे किन लोगों का, ब्रिटिशियों का, ठीक है। फिर दूसरा में देखिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, उन लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चालू कर दिया कि हम विदेशी वस्तुओं का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बताया जाता है कि क्रांतिकारी नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक सभाएं की और जनता से अनुरोध किया कि वह विदेशी सामानों का बहिष्कार करे और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करे तथा वंदे मातरम का गायन करे, ठीक है। वहां पे लोग क्या हुए, वहां पे जितने सारे क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है, वो एक साथ जमा हुए, ठीक है। जमा होने के बाद जो है ना उन लोगों ने भाषणबाजी किया, ठीक है, और लोगों में प्रचार प्रसार करवाया कि हम लोगों को क्या करना है, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना, मतलब विदेशी सामान का यूज करना नहीं है और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है, ठीक है। इस तरह से उन लोग क्या किया, प्रचार प्रसार किया, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, मतलब अंग्रेजों के प्रति जो है ना लोग विरोध करने लगे, है ना, स्वदेशी अपनाने लगे, ठीक है, विदेशी वस्तुओं को फेंकने लगे वो लोग, ठीक है। फिर आगे तीसरा उद्योग धंधे को प्रोत्साहन, ठीक है, यहाँ के लोग जो है ना क्या करने लगे, उद्योग धंधे को क्या करने लगे, प्रोत्साहन देने लगे, है ना। देखिए बताया जाता है कि एक राष्ट्रीय नीति की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य उद्योग धंधे को प्रोत्साहन देकर के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, जितने भी विदेशी वस्तु है सबका क्या करना, बहिष्कार करना, उसका यूज करना नहीं है, ठीक है।
फिर देखिए चौथा, सरकार की विरोधी प्रचार। ठीक है, सरकार जो है विरोधी प्रचार करता है। कैसे? बताया जाता है कि श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा बिपिन चंद्र पाल आदि नेताओं ने देश भ्रमण किया और सरकार की नीति का विरोध किया। कांग्रेस ने भी बंग विच्छेद की नीति की और छात्रों ने भी इसका विरोध आंदोलन किया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, इन्होंने क्या किया, देश के नेताओं के साथ भ्रमण किया। ठीक है, और उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जो ब्रिटिश के सरकार थे, ठीक है, उन लोगों के प्रति क्या किया, विरोध जताया। ठीक है, विरोध जताया, उसके साथ साथ क्या किया, उसके साथ जब उन लोगों को घुल मिल गए ना, मतलब जब वो लोग विरोध करने लगे तो लोगों के साथ साथ जो है स्टूडेंट्स भी इस आंदोलन का विरोध करने लगे। ठीक है, मतलब इस आंदोलन से जुड़ गए और ब्रिटिशियों का विरोध करने लगे कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, पांचवें बताया जाता है कि आतंकवादी कार्य। अब देखिए इससे क्या हुआ कि इसका विरोध में जो ना लोग आतंकवादी तक बन गया था, मीन्स बम विस्फोट करने लगा, मतलब कई तरह के कार्य यहाँ पे होने लगे थे। जैसे कि बताया जाता है कि बंग विच्छेद के उत्तेजित कुछ लोगों ने विदेशी वस्तुओं की दुकान को जलाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो विरोधी थे, यहाँ पे जो लोग थे जो ब्रिटिशियों का विरोधी थे, उन लोगों ने क्या किया कि बंगाल का विभाजन के प्रति जो है उन लोगों ने क्या कर दिया, विदेशी वस्तुओं की दुकानों को जलाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यहां तक कह दिया था, ठीक है, कि बंगाल का विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा हुआ है। ठीक है, वज्रपात की तरह गिरा हुआ, ठीक है, जो हमारा घोर अपमान हुआ है। मीन्स बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है यहाँ के भारतीय जनता जो है क्या करते हैं, बंगाल के विभाजन का विरोध करते हैं कि बंगाल का विभाजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। ठीक है, और क्या होता है, अंततः जो है लास्ट में जो है बंगाल का विभाजन हो जाता है 1905 ईस्वी में। ठीक है, बताया जाता है कि इतने सारे विरोध और आंदोलन के बाद भी अंग्रेजों पर इसका कोई असर नहीं होता है। ठीक है, इतना सारे विरोध करने के बाद, आंदोलन करने के बाद भी जो है ना अंग्रेजों पर इसका कोई असर पड़ता नहीं है। और जैसा कि उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन की तिथि को प्रकाशित किया था, इसके तहत अंग्रेजों ने 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर ही दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों बंगाल का विभाजन किया गया। अगर आपको पूछा भी जाए, ठीक है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि बंगाल का विभाजन क्यों किया गया। ठीक है, कि बंगाल का विभाजन जो है अंग्रेज अपने लिए किए थे। ठीक है, वो क्या किए, हिंदुओं और मुसलमानों के प्रति फूट पैदा कर दिए ताकि वो ज़्यादा समय तक जो है भारत पर राज कर सके, है ना। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपका इस प्रकार से है। प्रश्न आपका रहेगा दोस्तों कि स्वदेशी आंदोलन का वर्णन करें, या तो फिर रहेगा बहिष्कार आंदोलन का वर्णन करें। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, स्वदेशी आंदोलन या तो बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, तो दोनों कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको आंसर सेम देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर स्वदेशी आंदोलन क्या है ना। और देखिए ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको ये चीज समझना है, स्वदेशी आंदोलन समझना, ठीक है, तो इसके पहले आपको बंगाल विभाजन देखना पड़ेगा, जिसका वीडियोस मैंने पिछले वीडियोस में बना दिया था। ठीक है, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक क्वेश्चन का लिंक डाल दिया हूं। ठीक है, वहां से आप लोग बंगाल विभाजन देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन जो है ना बंगाल विभाजन के चलते ही स्टार्ट हुआ, है ना। क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, है ना। जब बंगाल विभाजन हुआ था ना, तो बंगाल विभाजन के कारण वहां के जो स्थानीय लोग थे, भारतीय जो लोग थे ना, वो लोग क्या, वो विरोध पे उतर गए, विरोध पे उतर गए, और इसी का कारण हुआ कि स्वदेशी आंदोलन हुआ वहां पे। ठीक है, अब जब देखिए स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या होता है ना। स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करें तो स्वदेशी आंदोलन का मतलब होता है स्वदेश, मतलब विदेशों के चीजों का बहिष्कार कर देना, विदेशों के चीज का बहिष्कार करना। ठीक है, और अपने देश के चीजों का अपनाना। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको डील करने का प्रयास करते हैं और बड़ा इजी लैंग्वेज में इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।
देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भूमिका लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भूमिका। देखिए भूमिका लिखना हम लोग को कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। अगर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, ठीक है, तो उसमें से स्वदेशी आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, कि स्वदेशी का अर्थ है, स्वदेशी का आखिर अर्थ क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश का। ठीक है, स्वदेश मतलब अपने देश का, है ना। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना और भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना। ठीक है, मतलब देखिए अगर इस आंदोलन का उद्देश्य की बात करें तो यह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटेन में जो माल बन रहा था, ठीक है, मतलब जो सामान बन रहा था, ठीक है, उनका बहिष्कार करना। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे देश के जो सामान है उसको अपनाना, और इस तरह से करके ब्रिटेन के साम्राज्यवादी को क्या करना, आर्थिक हानि पहुंचाना। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, है ना। इसलिए इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस आंदोलन में मुख्य रूप से स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया गया था। अगर ये आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन में मुख्य रूप से जो है ना स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया गया था कि अपने देश की वस्तुओं को अपनाइए। ठीक है, अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, विदेशों के वस्तुओं का क्या कीजिए, बहिष्कार कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको भूमिका लिख देना है। आगे भूमिका के बाद हम लोग ये जानेंगे ना कि क्यों शुरू हुआ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, आखिर ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था बंगाल विभाजन हुआ था, तो बताया जाता है कि बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए बंगाल में बहुत सारी बैठकों का आयोजन किया गया था और यह निर्णय लिया गया कि अब से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, अर्थात कोई भी अंग्रेजी वस्तुओं को नहीं खरीदेगा और ना ही उसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके विरोध में जो है ना बंगाल में बहुत सारी बैठकों का आयोजन किया गया। ठीक है, और जब बैठक का आयोजन किया गया ना तो वो बैठक में बताया गया कि अब से जो है ना कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी वस्तुओं का यूज नहीं करेगा, मतलब जितना भी ब्रिटेन का वस्तु है, ठीक है, विदेशी वस्तु है, उसका यूज नहीं करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, और सारे लोग क्या करेंगे, स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये संगठन में जो वो बैठक में ये बातों को बताया गया। ठीक है, उसके आगे लेकिन इसमें यह समस्या थी कि जब से अंग्रेजी वस्तुओं का प्रभाव भारत में पड़ रहा था तब से भारत में बनने वाली वस्तुओं और उद्योग भी कम होने लगा था। ठीक है, लेकिन उससे प्रभाव क्या पड़ा था कि जब से बाहरी वस्तुएं आने लगी थी, ठीक है, जब से विदेशी वस्तुएं आने लगी थी ना तब से भारत में जो बनने वाली वस्तुएं हैं वो क्या हुआ था, कम हो चुका था। ठीक है, तो अब उसका भरपाई कैसे करेगा। ठीक है, तब उसका भरपाई करने के लिए क्या किया गया, बहुत सारे उद्योग धंधे खोले गए यहाँ पे, है ना। इसलिए जो है भारतीयों को भारत में बनी हुई वस्तुएं प्रदान करने के लिए बहुत ही कम विकल्प थे। ठीक है, आगे बताया जाता है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए समाज में रह रहे धनवान लोग, ठीक है, द्वारा फैक्ट्रियों को स्थापित किया गया। ठीक है, ये समस्या से हटने के लिए, ये समस्या से दूर हटने के लिए क्या किया गया कि समाज में जितने भी धनवान लोग थे, मतलब पैसे वाले लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, फैक्ट्रियों का स्थापना किया जिसमें से स्वदेशी वस्तुएं बनाया गया। ठीक है, मतलब अपने राष्ट्र की वस्तुएं बनाया गया। ठीक है, बताया जाता है कि जहां भारतीय वस्तुओं को बनाया जाए, ठीक है, जहां पे क्या बनाया गया, भारतीय वस्तुओं को बनाया गया। ठीक है, इसके साथ ज्ञान देने के लिए स्कूल और कॉलेज भी शुरू किए गए ताकि लोगों को अच्छी विद्या दी जा सके। उसके साथ साथ लोगों ने क्या किया, सिर्फ विदेशी वस्तु ही बहिष्कार नहीं किया, उसके स्कूलों को, कॉलेजों को, सबका बहिष्कार कर दिया। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ के जितने भी लोग थे, जितना भी स्थानीय लोग थे, जितने भी धनवान लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, स्कूल चालू किए, कॉलेज चालू किए ताकि यहाँ के लोगों को जो है ना उचित शिक्षा प्रदान किया जाए। आगे बताया जाता है कि इस विरोध को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है, ये जो विरोध जताया गया, ये विरोध को जो है ना स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नाम से जाना गया क्योंकि इसमें भारतीयों द्वारा भारतीय वस्तुओं को इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया और साथ ही अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया गया। और ये जो आंदोलन था वो 1905 से लेकर के 1911 तक चला था। ठीक है, मतलब ये जो आंदोलन हुआ था इसमें से भारतीयों को जो है ना भारतीय वस्तुओं का यूज करने के लिए बताया गया था। ठीक है, उसके प्रति जो है ना
बताया गया था कि आपको क्या करना है, भारतीय वस्तुओं का ही यूज करना है और विदेशी की वस्तुओं को क्या करना है, बहिष्कार करना है। ठीक है, और ये जो आंदोलन चला था वो 1905 से लेकर के 1911 तक चला था। देखिए आगे बताया गया है, यह आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए त्योहारों और मेलों का सहयोग लिया गया था। मतलब यह जो आंदोलन जो था ना, बड़ा विकराल रूप धारण कर चुका था, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार करने के लिए त्योहारों और मेलों का सहयोग लिया गया था। जितने भी त्योहार हो रहे थे सब में जो है ना इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था, है ना। बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में गणपति और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्सवों का आयोजन करवाया, ताकि बहुत सारे लोग इस आंदोलन में जुड़ पाए। ठीक है, उसके आगे बताया जाता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पूरे भारत में घूम करके लोगों में इसका प्रचार किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया, पूरे भारत में घूम करके लोगों में इसका प्रचार प्रसार किया कि अंग्रेजी वस्तुओं का त्याग करें और भारतीय वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। ठीक है, मतलब ये आंदोलन जो था स्वदेशी आंदोलन, उसका एक ही उद्देश्य था कि आप विदेशी वस्तुओं को हटा दें, उसका यूज ना करें और देशी वस्तुओं का यूज करें। ठीक है, क्योंकि इसका कारण क्या था कि बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी के विरोध में ये चीज चलाया गया था। इसका उद्देश्य था, ठीक है, कि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो बंगाल का विभाजन नहीं होगा, है ना। लेकिन हुआ क्या कि बंगाल का विभाजन हो ही गया। ठीक है, अंततः बंगाल का विभाजन हो गया, है ना। ये बताया जाता है कि इतने सारे विरोध और आंदोलन के बाद भी अंग्रेजों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, इतने सारे विरोध करने के बावजूद, इतने सारे आंदोलन करने के बाद भी जो है ना अंग्रेजों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और जैसे कि उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन की तिथि को प्रकाशित किया था, उसके तहत अंग्रेजों द्वारा 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, मतलब जितने भारतीय लोग जितने भी आंदोलन किए, जितने भी विरोध जता है, उसका उन लोगों पे कोई असर नहीं पड़ा, मतलब अंग्रेजों पर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, और अंग्रेजों ने क्या किया, जो डेट दिए थे वो डेट के अनुसार से बंगाल का विभाजन कर दिए, है ना। जिसके बाद क्या हुआ, इस फैसले के विरोध में भारी संख्या में लोग सड़कों पर वंदे मातरम करते हुए जाने लगे थे। जिसके विरोध में क्या हुआ कि भारतीय जनता जो है सड़कों पर जो है वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जा रहे थे। धीरे धीरे वंदे मातरम को स्वदेशी आंदोलन का मुख्य धुन या गीत बना दिया गया। ठीक है, धीरे धीरे जो है ना वंदे मातरम को स्वदेशी आंदोलन का मुख्य धुन और गीत बना दिया गया था, है ना। मतलब देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो बनाया गया था, स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम देशी वस्तुओं को यूज करेंगे और स्वदेश की वस्तुओं को बहिष्कार कर देंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि लोगों को क्षति पहुंचेगा, अंग्रेजों को क्षति पहुंचेगा, और अंग्रेज जो है ना बंगाल विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों को कोई क्षति पहुंचा नहीं, और अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बंगाल विभाजन कर दिया। ठीक है, आगे बताया जाता है कि देश भर में लोगों द्वारा अंग्रेजी कपड़ों को जलाया जाने लगा था, और धोबियों ने भी अंग्रेजी कपड़ों को लेने से मना कर दिया था। ठीक है, मतलब बताया जाता है कि वहां पे जो है ना भीषण क्या हो चुका था, विद्रोह हो चुका था। ठीक है, देश भर में जितने भी लोग थे ना वो लोग अंग्रेजों कपड़ों का जो है ना जलाने लगे थे, होलिका जलाने लगे थे। और जितने भी धोबी थे वहां पे वो अंग्रेजी कपड़ों को लेने से भी मना कर दिया कि नहीं, हम अब धोएंगे नहीं, मतलब जितने भी ब्रिटिश लोग का कपड़ा है उसको हम नहीं धोएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव कि आखिर स्वदेशी आंदोलन जो हुआ उसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन का कुछ विशेष प्रभाव भी पड़ा। इससे क्या हुआ कि भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिला। ठीक है, मतलब इसमें से क्या हुआ, जब स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया ना तो इससे जो है ना भारतीय उद्योग को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, क्योंकि लोग चाह रहे थे कि विदेश की वस्तुओं को हम ना खरीदें, तो जब वो विदेश की वस्तुओं को ना खरीदेंगे तो कम से कम स्वदेश की वस्तुओं को तो खरीदना ही पड़ेगा ना उसको। इसलिए जो है ना वो लोग अपने देश का जो है उद्योग स्थापित किए। बताया जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय उद्योग को बढ़ाने में मदद करना था। लोग भारत में बनी चीजें खरीदना चाहते थे, और लोग जो है भारत की बनी हुई चीजें खरीदना चाहते थे। ठीक है, उसके साथ साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना। ठीक है, क्योंकि लोग नहीं चाह रहा था कि हम अपने आर्थिक मतलब पैसा के लिए जो है ना किसी और पे निर्भर रहे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन यह भी चाहता था कि भारत जो है पैसे के लिए ब्रिटेन पर कम निर्भर रहे। वे भारत के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारतीय चीजें बनाना और उनका उपयोग करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन अपनाया। ठीक है, पर तीसरा क्या हुआ कि इससे जो है ना एकता स्थापित हुआ।
ये जो आंदोलन हुआ उससे क्या हुआ, एकता स्थापित हुआ। जब बंगाल का विभाजन होने लगा ना, तो सारे लोग जो है, चाहे वो दूसरे जाति के हो, चाहे दूसरे धर्म का हो, चाहे दूसरे भाषा के हो, ठीक है, सभी लोग मिल करके क्या हुए, एकजुट होकर के ये आंदोलन चलाए थे, ठीक है, जिससे क्या हुआ, एकता स्थापित हुआ। फिर देखिए आगे क्या हुआ कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, इससे क्या हुआ, इससे प्रभाव पड़ा कि लोग जो है ना, चाहे ये सफल हुआ या ना हुआ, ठीक है, लेकिन लोग जो है ना विदेशी की वस्तुओं को बहिष्कार करना शुरू कर दिए, है ना, कि हम विदेशों के वस्तुओं का यूज नहीं करेंगे और स्वदेश की वस्तुओं का यूज करेंगे, मतलब अपने देश के वस्तुओं का यूज करेंगे, ठीक है। लोगों ने ब्रिटेन में बनी चीजें खरीदना बंद कर दिया। इससे बड़ा प्रभाव पड़ा क्योंकि ब्रिटिश चीजें भारत में पहले जितने लोकप्रिय नहीं थे, ठीक है। इससे जो है ना काफी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जितना लोकप्रिय ब्रिटिश वाला सामान था, ठीक है, अब वो रहा नहीं था, है ना। उसके साथ साथ मजबूत राष्ट्रीय समूह बनाना, इससे क्या हुआ, मजबूत राष्ट्रीय समूह बना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे जो भारतीय लोग हैं, ठीक है, वो लोग स्वतंत्रता संग्राम की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे क्या हुआ, इसमें जो है ना उन लोगों को अधिक मदद मिला, ठीक है। लोग क्या हुए, एकजुट हुए, एकता हुए, ठीक है, सारे लोग जो है एक साथ आए, ठीक है, एक साथ लड़ने के लिए सीखे, और एक साथ मिल करके जो है अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने विरोध किया था, ठीक है, जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बहुत बड़ा बात था, ठीक है। आगे उसके साथ साथ इन लोगों ने क्या किया, इसका प्रभाव हमारे संस्कृति पर भी पड़ा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रिटिश यहाँ पे आते जा रहे थे ना, लोग जो है ना ब्रिटिशियों के संस्कृति को अपनाते जा रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि लोग जो है ना अपनी संस्कृति को भूले नहीं और अपनी संस्कृति को फिर से वापस लाते गए, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन सिर्फ पैसे और राजनीति पर केंद्रित नहीं था, इसने लोगों को हमारी समृद्धि भारतीय संस्कृति के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर दिया। लोग भारतीय होने के नाते हमारी परंपराओं को जीवित रखने के बारे में अधिक परवाह करने लगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, लोग जो है ना हमारे परंपरा, हमारे संस्कृति के बारे में भी सोचने लगे, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों के लिए यह जो आंदोलन था ना, वो मुसीबत बनने लगा। मुसीबत कैसे बनने लगा, तो बताया जाता है कि स्वदेशी आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। अंग्रेजों को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने इसको रोकने के लिए कदम उठाए। मतलब यहाँ पे जो स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था, उसका मुख्य बात क्या था कि हम विदेशी के चीज़ों को बहिष्कार कर देंगे और स्वदेश की चीज़ों को अपनाएंगे, ठीक है। जो चीज़ उन लोगों को पसंद आया नहीं, किसको, ब्रिटिशियों को पसंद नहीं आया, और लोगों ने तन मन से सोचा कि हम क्या करेंगे, ये आंदोलन को कैसे भी करके खत्म करके रहेंगे तो करके रहेंगे, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, ये पतन की राह पे चलने लगा, ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन का पतन हो गया, ठीक है। अब कैसे इसका पतन हुआ, देखिए बताया जाता है कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस के अंदर भी नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया, जिसके कारण स्वदेशी आंदोलन को भी इससे काफी नुकसान हुआ। क्या कि यहां तक तो सब कुछ ठीक था, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि 1907 ईस्वी में जो है ना कांग्रेस के अंदर जो नरम दल और गरम दल के बीच में जो है ना विवाद खड़ा हो गया, ठीक है। और जब विवाद खड़ा हो गया ना, तो इससे क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन को इससे काफी नुकसान हुआ। उसके साथ साथ बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के पतन के मुख्य कारणों में से एक कांग्रेस के अंदर चल रही कलह थी, ठीक है। और अगर स्वदेशी आंदोलन का पतन की बात करें तो उसमें जो है ना एक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था, कांग्रेस ने निभाया था, ठीक है। कांग्रेस के अंदर चल रहा झगड़ा, विवाद ने निभाया था, ठीक है। आगे बताया जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा समाचार पत्रों और सार्वजनिक बैठकों को बंद करने के आदेश दे दिए थे, ठीक है। और देखिए बताया गया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा यह सूचना दिया गया था, आदेश दिया गया था कि जितने भी समाचार पत्र हैं और सार्वजनिक बैठक है, ठीक है, सबको बंद कर दिया जाए, ठीक है, ये सब चालू नहीं रहेगा। उसके साथ साथ ज्यादातर नेताओं को कैद कर लिया, और उसके साथ साथ जितने भी नेता थे उसको कैद कर लिया गया। जो बड़े नेता अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन में कैद किए गए थे वे कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और जो जितने भी बड़े बड़े नेताएं थे जो स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे, ठीक है, उसको कैद कर लिया गया था, जो इस प्रकार से, ठीक है। पहला आपका बाल गंगाधर तिलक थे, जिसको 6 वर्ष की कैद मैंडली जेल में दे दिया गया था, ठीक है, और वार्मा में भेज दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अजीत सिंह थे, चिंदरबरम पिल्लई थे, ठीक है, और अरबिंदो घोष थे, ठीक है। ये सब जो थे उन लोगों को क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया, ठीक है।
उसके बाद बताया जाता है कि इसके साथ साथ लाला लाजपत राय भी कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बंटने के बाद ही ब्रिटेन चले गए। ठीक है, उसके साथ बताया जाता है कि लाला लाजपत राय जो है वो क्या किए, जब कांग्रेस जो नरम दल और गरम दल में बंट गया ना, तो वो भी कहाँ चले गए, ब्रिटेन चले गए। और ब्रिटेन के बाद जो है ना वो क्या किए, अमेरिका चले गए। ठीक है, और अमेरिका जाने के बाद 1908 ईस्वी तक कोई भी बड़ा नेता इस स्वदेशी और बहिष्कारी आंदोलन में नहीं बचा था। ठीक है, अब देखिए वो जब वहां चले गए ना, तो अगर 1908 तक की बात करें तो 1908 तक जो है ना कोई भी नेता नहीं बचा हुआ था जो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को चला सके। उसके साथ साथ क्या हुआ था कि वहां पे स्वदेशी आंदोलन का पतन का एक और कारण था। कारण क्या था कि इसके साथ साथ इस स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू त्योहारों का सहयोग लिया गया था। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि इसका जो स्वदेशी आंदोलन जो था, इसका प्रचार करने के लिए जो है ना हिंदू त्योहारों का सहयोग लिया गया था, जिसके कारण मुस्लिम दल जो है ना, मुस्लिम समुदाय जो है ना कुछ सोचने लगा, लोग शंका रखने लगा ना कि रे ये जो है ना हिंदुओं के प्रति है। ठीक है, हम लोगों को इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये जो भी किया जा रहा है सब हिंदू के लिए किया जा रहा है। ठीक है, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम में भी फूट हो गया, और जब फूट हो गया ना तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये आपस में ही टूटता चला गया। ठीक है, जब आपस में टूटता चला गया तो ये आंदोलन का जो है ना वो क्या हो गया, खात्मा हो गया। ठीक है, ये आंदोलन जो है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ठीक है, तो वही बताया जाता है लास्ट में कि इन सभी कारणों की वजह से यह आंदोलन जो है धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और अंत में खत्म हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आंदोलन के विकास का मूल्यांकन करें। ठीक है, कि आखिर क्रांतिकारी आंदोलन और आतंकवादी आंदोलन हम किसको कहते हैं। ठीक है, और इसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे ना कि आखिर क्रांतिकारी आंदोलन है क्या, आतंकवादी आंदोलन जो है हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका भूमिका लिखेंगे, भूमिका में इसका अर्थ लिखेंगे, है ना, कि क्रांतिकारी व आतंकवादी आंदोलन क्या होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आएंगे, है ना, तो इसको हम लोग जानते हैं। देखिए बताया जाता है कि भारत की आज़ादी के लिए, भारत के आज़ादी के लिए भारतीयों द्वारा किया गया हिंसक आंदोलन को, भारत के आज़ादी के लिए भारत के लोगों के द्वारा जो हिंसक आंदोलन किए गए ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिकारी या आतंकवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब समझ गए होंगे कि भारत की आज़ादी के लिए, जिस समय भारत आज़ाद नहीं था उस समय भारत क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, और भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था तो अंग्रेज शासन क्या कर रहे थे, भारतीयों का शोषण कर रही थी। ठीक है, अब भारतीयों को शोषण कर रही थी तो भारतीय तो चाहेंगे ना कि हम इस प्रॉब्लम से उभरें। ठीक है, अब भारतीय लोग जो है ना इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए जो हिंसक आंदोलन किए उसी को हम लोग क्रांतिकारी व आतंकवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग जानते हैं ना कि इस आंदोलन जो था, क्रांतिकारी आंदोलन जो था, उसका आखिर उद्देश्य क्या क्या चीज़ है, क्या क्या इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको भूमिका लिखना है कि भारत की आज़ादी के लिए भारतीयों द्वारा किया गया हिंसक आंदोलन को ही क्रांतिकारी व आतंकवादी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, बताया जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ना दो प्रकार से आंदोलन चलाया गया था। भारत की आज़ादी के लिए जो है अंग्रेजों के खिलाफ दो प्रकार का आंदोलन चलाया गया था। एक तो अहिंसक, मतलब हिंसा करना ही नहीं है ना, और दूसरा जो है वो सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन था। वो जो दूसरा था वो विद्रोह था, मीन्स लड़ाई वाला विद्रोह था, सशस्त्र से, मतलब युद्ध हमको लड़ना है तो लड़ना है। ठीक है, आगे देखिए बताया जाता है कि भारत की आज़ादी के लिए 1857 से 1947 के बीच जितने भी प्रयत्न हुए सब भारत की आज़ादी के लिए हुए। मतलब भारत की आज़ादी के लिए जो है 1857 से लेकर के 1947 तक जितने भी प्रयत्न हुए थे सब भारत की आज़ादी के लिए ये प्रयत्न हुआ था। ठीक है, वस्तुतः भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है, और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन जो है ना वो भारतीय इतिहास का जो है वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों पर शोषण और वह अत्याचार कर रही थी। भारत में अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, भारतीयों पर शोषण कर रही थी और अत्याचार कर रही थी। ठीक है, अब भारतीयों ने क्या किया, इन शोषण और अत्याचार के खिलाफ विभिन्न तरह से अपना विरोध प्रकट किया। भारतीयों ने क्या किया कि ये शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ जो है ना अलग अलग तरह से अपना विरोध प्रकट करने लगे, और भारतीयों ने अपनी मांग को रखने के लिए उदारवादी नीति अपनाई। और भारतीयों ने क्या किया, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जो है उदारवादी नीति अपनाई। उदारवादी नीति मतलब है हिंसक नीति अपनाया। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ कि उग्रवादी आंदोलन भी चलाए पर भारतीयों की एक भी मांग सुनी नहीं गई।
ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे उदारवादी आंदोलन भी चलाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना भारतीयों की एक भी मांग सुनी नहीं गई, जिसके कारण क्या हुआ, लोग जो है, भारतीय लोग जो है वो हिंसा के प्रति उतर पड़े, ठीक है। तो इसी को जो है हम लोग आतंकवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं और क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, बताया जाता है कि इन आंदोलन के असफल होने के बाद भी भारतीयों ने एक और आंदोलन को चलाया। जब ये आंदोलन असफल हो गया ना, इसके बाद क्या हुआ कि भारतीयों ने एक और आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में क्या था कि खून का बदला खून का सिद्धांत, कि अगर आप भारतीयों का खून करेंगे ना तो हम भी क्या करेंगे, आपका खून करेंगे, ठीक है। मतलब खून के बदले खून का सिद्धांत चलाया था भारतीयों ने, ठीक है। लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि इसमें किसी निर्दोष की जान ना जाए। लेकिन ये जो आंदोलन चलाया गया था उसमें ये ध्यान रखा जाता था कि किसी निर्दोष की जान इसमें से जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ चलाई गई इसी आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया था ये वाला, उसी को हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बताया गया है, इस आंदोलन के तहत अगर अंग्रेज किसी भारतीयों को हत्या करते हैं तो भारतीय क्रांतिकारी उसके बदले क्या करेंगे, किसी अंग्रेज की हत्या कर देते थे, ठीक है। मतलब ये आंदोलन में कहा गया था कि अगर अंग्रेज जो है किसी भारतीय की हत्या करेंगे ना तो भारतीय क्रांतिकारी भी क्या करेंगे, उसके बदले में जो है ना किसी अंग्रेज की हत्या कर देंगे, ठीक है। फिर आगे बताया गया है कि क्रांतिकारियों ने बहुत से तरीके अपनाए जिससे अंग्रेजों के बीच इतना आतंक फैल जाए कि वो डर कर भारत छोड़ करके भाग जाए, ठीक है। अब भारतीय क्रांतिकारी जो थे ना वो बहुत सारे तरीके अपनाए जिससे क्या हुआ कि अंग्रेज में इतना आतंक फैल जाए ना कि अंग्रेज जो है ना डर करके भारत छोड़ करके भाग जाए। इसलिए क्या किए, इन लोगों ने बहुत तरह का आंदोलन चलाया, भारतीयों ने क्या किया, बहुत तरह का आंदोलन चलाया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि क्रांतिकारियों ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, क्रांतिकारी जो थे ये आंदोलन को सफल बनाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम बनाए थे, ठीक है। तो उन लोग जो है ना 6 सूत्रीय कार्यक्रम बनाए थे, 6 सूत्र पर कार्य कर रहे थे वो लोग, ठीक है। क्या कर रहे थे, तो प्रेस के माध्यम से अंग्रेजी के खिलाफ तीव्र प्रचार करना। वो लोग क्या कर रहे थे कि प्रेस के माध्यम से, प्रेस मतलब जानते हैं ना समाचार पत्र वगैरह, ठीक है, वो सब के माध्यम से क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ तीव्र प्रचार कर रहे थे, ठीक है। कि अंग्रेज का शासन ऐसा है, ये हम लोग पे शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, हम लोग को दबा रहे हैं, ठीक है। ऐसा करके लोगों ने क्या किया, प्रेस के माध्यम से इसके खिलाफ विरोध उत्पन्न किया, ठीक है। फिर दूसरा, शहीदों के जीवन पर आधारित संगीत और नाटक के द्वारा लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत किया, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया, भारतीय क्रांतिकारियों ने क्या किया कि जो जो शहीद थे ना, शहीद जो थे उनके जीवन पर आधारित नाटक कर करके जो है ना लोगों के अंदर जो है ना देशभक्ति की भावना प्रकट किए, ठीक है। कि देखिए लोग जो हैं, भारतीय लोग जो हैं, शहीद जो है ना आपके लिए क्या किए हैं, है ना, ये आपके लिए मर चुके हैं, आपकी रक्षा के लिए ये मर गए हैं, ठीक है। तो उनके लिए नाटक करके जो है ना लोगों के अंदर जो है देशभक्ति की भावना जागृत किए थे वो लोग, ठीक है। फिर तीसरा, हड़ताल और जुलूस को आयोजित करना, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, भारतीय क्रांतिकारियों ने जो है ना क्या किया, अपनी आज़ादी के लिए जो है ना हड़ताल करना शुरू कर दिया, जुलूस करना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि ये जान रहे थे कि जितना हम लोग शांति से काम लेंगे ना उतना शांति से काम लेने वाला चीज़ है ये है ही नहीं। शांति से काम लेंगे तो लोग हम लोग को कमज़ोर समझेंगे, इसलिए वो लोग क्या किए, हिंसा पे उतरने लगे, ठीक है। चौथा है कि सैन्य प्रशिक्षण, शक्ति पूजा और धार्मिक कार्यक्रम के लिए युवाओं को तैयार करना। अब उन लोगों ने क्या किया, भारतीय क्रांतिकारियों ने क्या किया, यहाँ जितने भी युवा लोग थे उन लोगों को क्या किया, सैन्य प्रशिक्षण दिया, मतलब सेना का प्रशिक्षण दिया, शक्ति पूजा करवाया, धार्मिक कार्यक्रम के लिए जो है ना युवाओं को तैयार किया, जितने भी युवा लोग थे उन लोगों को तैयार किया गया, ठीक है। फिर उसके साथ बम तथा हथियार बनाना, इन लोगों ने क्या किया, बम का निर्माण किया, बम और हथियारों का निर्माण करवाया। क्यों, क्योंकि अगर अंग्रेज जो है ना वो शांतिपूर्वक से नहीं माने तो उन लोगों के विरुद्ध हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और यही जो चाह था लोगों के अंदर जो है ना वो हिंसा का मार्ग अपनाने को मजबूर कर दिया, ठीक है। और यही हिंसा को हम लोग जो है ना आतंकवादी और क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला है कि चंदा तथा अंग्रेजों को लूट कर धन एकत्रित करना, ठीक है। अब लोग वहाँ पे क्या किए, भारतीय क्रांतिकारी क्या किए, अंग्रेजों को लूटने लगे, ठीक है, और उससे चंदा भी वसूल करने लगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो अपने आंदोलन को सफल करने के लिए इतना कार्य वो लोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ, क्योंकि देखिए ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आपका, ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसको आपको बनाना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं DSA 2 का,
क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका हिस्ट्री DSC 2 का है, ठीक है, सेमेस्टर 5 हिस्ट्री DSC 2 का है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करवा दिए गए। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग जो है व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको एग्जाम के समय में PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके निष्कर्ष को जान लेते हैं। देखिए, बताया जाता है कि निष्कर्ष क्रांतिकारी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसने भारतवासियों को नया दिशा देने का प्रयास किया। क्रांतिकारी आंदोलन ने क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाया ना, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसने भारतवासियों को जो है ना एक नया दिशा प्रदान किया, ठीक है, जिससे लोगों के मन में जो है ना राष्ट्र एकता की भावना जागृत हुई, देशभक्ति की भावना जागृत हुआ, ठीक है। क्रांतिकारियों ने देश को ब्रिटिश सरकार के शोषण और अत्याचार से आज़ादी दिलाने की कोशिश की। क्रांतिकारियों ने क्या किया, देश को जो हमारे भारत को जो है ना ब्रिटिश सरकार के शोषण और अत्याचार से आज़ादी दिलाने का कोशिश किया, ठीक है। में देश के लिए अपना प्राण तक दे देने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। युवाओं में ने क्या किया, देश के लिए अपना प्राण तक दे देने के लिए प्रेरित किया कि आप जो है ना, अगर हम लोगों को आज़ादी चाहिए तो हम लोग अपना जान भी कुर्बान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह आंदोलन असफल हो गया, ठीक है। लेकिन ये आंदोलन की अगर बात करें तो ये आंदोलन जो है ना वो क्या हो गया, असफल हो गया। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जितने भी आंदोलन की बात करें, ठीक है, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारा आंदोलन चलाया गया, लेकिन सारे के सारे आंदोलन जो वो क्या हो गए, असफल हो गए। लेकिन इसका एक परफेक्टली परिणाम क्या हुआ कि लोगों के मन में जो ना भारत की आज़ादी के लिए जो है वो धीरे धीरे विद्रोह उठता जा रहा था, है ना। और ये विद्रोह क्या हुआ कि एक ना एक दिन 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के काम आया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्रांतिकारी आंदोलन हम लोग किसको कहते हैं, या तो आतंकवादी आंदोलन हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।